9 दिन बाद कैट 2024 का एग्जाम, उसके अंदर जो सबसे खतरनाक सेक्शन है DILR, फाइनली मैं एक सेशन लेके आया हूँ जिसमें मैं बात करूंगा स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए DILR अटेम्प्ट करने की। उससे पहले एक चीज़ एड्रेस करना चाहता हूँ, जो ऑफिशियल मॉक उन्होंने दिया है वेबसाइट पे, उसके अंदर DILR के अंदर 22 क्वेश्चन है, लेकिन साथ में एक डिस्क्लेमर भी है कि दिस ऑफिशियल मॉक टेस्ट डज नॉट रिप्रेजेंट द एक्चुअल पैटर्न और एक्चुअल नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो उसकी चिंता मत करो। दूसरी बात, क्वेश्चंस 20 हो या 22 हो या 40 हो, आप उतना ही कर पाओगे जितनी आपकी क्षमता है 40 मिनट में करने की, ये तो फिक्स है ना। दिस दे हैव सेड वेरी क्लियरली दैट दिस टाइम इज फिक्स्ड 40 मिनट्स ऑफ ईच सेक्शन। हालांकि ऑफिशियल मॉक के अंदर यू कैन सबमिट द पेपर बिफोर टाइम एंड गो टू द नेक्स्ट सेक्शन। एक्चुअल कैट में ऐसा नहीं होगा। एक्चुअल कैट यू आर गोइंग टू गेट फिक्स्ड 40 मिनट्स, सो प्लीज फोकस ऑन दिस। वो बोलता है ना शाहरुख खान, तुम्हारे पास 70 मिनट है, तुम्हारे पास 40 मिनट है, उसका एक एक सेकेंड यूटिलाइज होना चाहिए। DLR के लिए मैं हमेशा बोल रहा हूं, देयर इज ओनली वन स्ट्रैटेजी, पीस ऑफ माइंड। इस बात को दिमाग में बिठाओ और उसके हिसाब से आगे करो। मैं अगले 5 मिनट में ये बताने की कोशिश करूंगा कि आप टाइम डिवीजन कैसे करोगे, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। एक तो आप पहले VRC का सेक्शन कर चुके होगे, उसके बाद आप DILR का सेक्शन करने जाओगे। कोई बैगेज नहीं होना चाहिए इसके अंदर। जो आपने गुल खिलाए, जो अच्छा किया बुरा किया, 1 मिनट के लिए यहाँ पे ब्रेक लो, आंखें बंद करके लंबी लंबी सांसें लो, अपना मन शांत करो, हार्ट बीट नॉर्मल करो, ठीक है। सेट्स नए होंगे इस बात की गारंटी है, ठीक है। कौन से टाइप के होंगे, कौन से टॉपिक से होंगे, ये कोई नहीं जानता है। ये कैट वालों का काम है, उन्होंने बना के रख दिया होगा, यू डोंट वरी अबाउट इट। और जो भी होगा वो सबके लिए होगा। आपका फोकस क्या होना चाहिए कि जब आप रीड करते हो, ठीक है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से रीड करो, केयरफुली। एक बेसिक चीज जो मैंने हमेशा बोली है, फिर से एक बार बोलता हूं, 2 मिनट्स रीडिंग इज गुड इनफ टू जज एंड डिसाइड वेदर आई शुड गो फर्दर और नॉट। क्या मुझे उस सेट के अंदर अपना आगे का टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ इसके लिए बोल रहा हूं 2 मिनट लगाओ, उस 2 मिनट में डिसाइड करो। अगर आपने डिसाइड किया कि मुझसे नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, छोड़ दो। फिर अगले 2 मिनट में दूसरा सेट पढ़ो, फिर अगले 2 मिनट में दूसरा सेट पढ़ो। अगर नहीं हो रहा है तो आप ये देखो कि 8 मिनट, चलो मैंने आधा मिनट और बढ़ा दिया, 10 मिनट में आपने चारों सेट पढ़ लिए होंगे। अगर आपको हर सेट डिफिकल्ट लग रहा है तो, अगर तो कोई सेट ऐसा आ गया जिस तरह का सेट आपने पहले कभी देखा है, या किसी PYQ के ऊपर बेस्ड है, या किसी मॉक के अंदर, या कहीं पे भी प्रैक्टिस के दौरान अगर आपने कोई ऐसा सेट देखा है जिससे सिमिलर लैंग्वेज, सिमिलर सिचुएशन, सिमिलर ग्राफ, सिमिलर कंडीशन, सिमिलर लॉजिक, सिमिलर जो प्रेजेंटेशन है, अगर वो मिल गया तो आप अटेम्प्ट करोगे। ये मैं कब बता रहा हूं कि अगर आपसे एक भी सेट अटेम्प्ट नहीं हो रहा तो 10 मिनट के बाद क्या सिचुएशन होगी, समझ रहे हो। आपने सारे पैसेजेस, सारे जो सेट्स होंगे वो पढ़ लिए होंगे, आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा कि किस तरह का है। उसके बाद आप एक सेट चूज करो और उसके ऊपर पूरा फोकस लगाओ। ध्यान से सुनो मेरी बात, फिर से रिपीट कर रहा हूं। पहला कंडीशन ये कि मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा तो मैं क्या करूं, मैं 10 मिनट तक चारों सेट थोड़ा थोड़ा 2-2 मिनट में पढ़ूंगा और ये डिसाइड करूंगा, या देखूंगा कि मेरे से कौन सा वाला कम खराब है, ठीक है। उसको चूज करें एक सेट, और उसके अंदर जितना मेहनत हो सकता है करें। और लेकिन इसमें एक टाइम लिमिट रखें कि 20 मिनट के अंदर मुझसे जितना होगा उतना करूंगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, 10 मिनट आप ऑलरेडी लगा चुके हो, 20 मिनट में आप एक सेट अटेम्प्ट करोगे। लास्ट के 10 मिनट में एवरी टाइम इट हैपेंस, मान लो जो बाकी के रेस्ट ऑफ द 3 सेट्स हैं, 3 जो सेट बच गए, उस पूरे सेट को सॉल्व मत करो। उन सेट्स के पहले आप क्वेश्चंस पढ़ लो। फर्स्ट रीड क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चंस में क्या होता है, अगर 4 या 5 या 6 जितने भी क्वेश्चंस हैं, डजंट मैटर, आप क्वेश्चंस अगर पढ़ते हो, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे होगा कि व्हाट इज द टोटल सम ऑफ सो एंड सो, व्हाट इज द एवरेज ऑफ दिस, व्हिच वन इज ग्रेटर, व्हिच वन इज स्मॉलर। उस तरह के क्वेश्चन जो आप बिना पूरा सेट रिजॉल्व किए, सिर्फ थोड़ा बहुत स्टेटमेंट पढ़ के या कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन देख के, जैसे आप RC में स्किम स्कैन करते हो ना, रिग्रेशन करते हो ना, कि क्वेश्चन पढ़ के आप पैसेज में वापस जाते हो, ढूंढते हो, वो चीज यहां पे भी लागू होती है। तो इस 3 सेट में से 2 या 3 क्वेश्चंस, एक पर सेट, ये करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जो सबसे खराब सिचुएशन है उसका मैंने आपको बता दिया कि आपसे पहले 10 मिनट में एक भी सेट नहीं हुआ, पूरा पढ़ लिया, और फिर एक सेट आपने पूरा अटेम्प्ट किया, लेकिन टाइम लिमिट रखा, 20 मिनट खत्म हुआ, जितना हुआ छोड़ दो, बाकी सेट्स में देखो, पहले क्वेश्चंस पढ़ो, उसमें से देखो हर सेट में एक दो क्वेश्चन ऐसे होते ही हैं, हमेशा होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, उनको सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। ये हो गया वर्स्ट केस सिनेरियो। अगर मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जो पढ़ता है, पहला सेट उसको नहीं आया, ठीक है, फर्स्ट सेट पढ़ा, सपोज करो नहीं आया, कोई बात नहीं, बट वो 2.5 मिनट में वो ये काम खत्म कर चुका होगा, ठीक है, नहीं हुआ। सपोज करो सेकंड सेट उसने देखा और उसको आ गया,
या उसको लगा कि मैं इसमें काम कर सकता हूं। तो जो चीज यहां बाद में करने वाला है वो यहां पे कर लो, लेकिन टारगेट वही रखना है। 20 मिनट में जितना इसमें होता है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो। इमोशनली अटैच मत हो। एग्जाम में आपको किसी को एक्सप्लेन थोड़ी ना करना है, आप अपने लिए करोगे। जब आप फेयर कॉपी में करते हो या बोर्ड पे करते हो, किसी को एक्सप्लेन करते हो, तब टाइम ज्यादा लगता है। यहां तो आप होल एंड सोल सिर्फ और सिर्फ अपने लिए करोगे, पढ़ोगे, क्वेश्चन चेक करोगे, जो भी चीजें करनी है। उसमें भी स्पीड के ऊपर ध्यान मत देना। डू नॉट वरी अबाउट स्पीड। ध्यान से पढ़ो, एक एक स्टेटमेंट, एक एक वर्ड, एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट। हर वर्ड पढ़ो और देन यू डिसाइड दैट ओके दिस वर्ड इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर दिस क्वेश्चन। ये भी होता है ना, कहानियां भर रखी होती है आजकल डीआई के अंदर या एलआर के अंदर, बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया होता है। सो पढ़े एंड देन डिसाइड करें, डिस्कार्ड करें कि अच्छा ये हमारे इस पैसेज में ये काम नहीं आने वाला। सो स्पीड इंपॉर्टेंट नहीं है, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर पूरा ध्यान देना है। उसके लिए क्या करना होगा? अगर आपको लगता है कि आप फास्ट पढ़ते हो और समझ नहीं आता है तो क्या सॉल्यूशन है? स्लो पढ़ो, दिमाग ज्यादा मत लगाओ, उल्टी सीधी चीजों में मत लगाओ। कोई दवाई नहीं मिल जाएगी, ठीक है ना, ऐसा कोई ब्रह्मास्त्र नहीं मिल जाएगा कि अच्छा ये लेके जाएंगे और एग्जाम में ऐसा कर देंगे। पेपर के हिसाब से डिसाइड करना है, ठीक है। सो सेकंड केस ये हो गया कि अगर मैं एक सेट कर पा रहा हूं, 20 मिनट इसमें लगा, 2-5 मिनट इधर, अभी भी मेरे पास 15-16 मिनट होंगे जिसके अंदर वापस से मैं वही करूंगा। बाकी के जो 2 सेट्स होंगे उनमें से वापस वही फर्स्ट रीड क्वेश्चंस, ठीक है, फर्स्ट रीड क्वेश्चंस, ठीक। ये हो गया दूसरा केस। तीसरा केस जो उन बच्चों के लिए जिनको हर सेट पढ़ा और ऐसा लग रहा है कि आ ही रहा है, तो उन बच्चों के लिए इंस्ट्रक्शन है बड़ा क्लियर कि 2 सेट्स पूरा करने की कोशिश करो, ठीक है। लेकिन इसमें फिर अगर आप अच्छे हैं तो आपका एजेंडा ये होना चाहिए कि 15 से 16 मिनट का टाइम लिमिट रखें, ठीक है। इसकी वजह बताता हूं। यूजुअली दैट हैपेंस, कई बार जब आप एग्जाम से बाहर आते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, वेदर आप यू आर गुड और नॉट सो गुड, इट ऑलवेज हैपेंस बाय डिफॉल्ट, अरे यार मैं वो वाले सेट तक तो पहुंचा ही नहीं, मैं पहले सेट में उलझा रह गया या दूसरे सेट में उलझा रह गया। इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट यू रीड द अदर 2 सेट्स ऑल्सो। अगर आपने 2 सेट कर लिया है, बाकी 2 सेट पढ़े, क्यों? उसमें से वापस वो 1-2 क्वेश्चंस जो हैं जो आप कर सकते हो, क्वेश्चंस फर्स्ट, रीड क्वेश्चंस फर्स्ट, वो करके उसमें से 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप उसमें से सॉल्व कर सकते हो। तो जो बहुत अच्छे बच्चे हैं उनका टारगेट होना चाहिए 12 से 13 क्वेश्चन करेक्ट। इससे ज्यादा हो रहा है, बहुत अच्छी बात है ना। बेसिक ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए। जो एक सेट कर पा रहा है उसका टारगेट होना चाहिए 8 to 9 क्वेश्चंस, और जो एक भी सेट पूरा नहीं कर पा रहा उसका टारगेट होना चाहिए 4 to 5 क्वेश्चंस, ठीक है। अब आप बोलोगे 4-5 क्वेश्चन से क्या होगा? कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, तो नहीं मिलेगा भाई, 4-5 क्वेश्चन से जितना मिलना चाहिए उतना ही मिलेगा, इसमें कोई डाउट मत रखो, ठीक है ना। या 8-9 क्वेश्चंस करेक्ट करने से जितना मिलना चाहिए उतना ही मिलेगा ना, ऑब्वियसली। या 12-13 क्वेश्चन करने से जितना मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए उसका एक असेसमेंट है, ठीक है। वी हैव द डेटा ऑफ द लास्ट 3-4 years, चेक करो। You see, 99.99 परसेंटाइल EILR 2023 में लाने के लिए 42 मार्क्स वर रिक्वायर्ड। 42 मार्क्स का मतलब कितना है? कितने क्वेश्चन हो गए? 3 मार्क्स पर क्वेश्चन, तो 14 क्वेश्चंस 99.9 परसेंटाइल के लिए। चलो 99.9 छोड़ दो, 99 परसेंटाइल के लिए you have 28 मार्क्स, दैट इज 9 क्वेश्चंस, ठीक है। सो ये इस रेंज में कौन पहुंच गया? जिसने एक सेट पूरा किया, ठीक है यार। सो कुल मिला के ये एजेंडा लेके जाओ कि मैं एक सेट पूरा करूंगा और बाकी इधर उधर 1-2 ऐसा वैसा कुछ करने की कोशिश करूंगा। अगर आप 2 कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 95 परसेंटाइल के लिए यू नीड 80 मार्क्स एंड दैट इज 6 क्वेश्चंस, एंड दैट इज व्हाई आई सेड 4 से 5 क्वेश्चन भी अगर आप सही तरीके से करते हो, 1-2 इधर उधर, एंड देन यू नो द अचीवेबिलिटी ऑफ दिस इंक्रीजेस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप एग्जाम के दौरान दुखी हो गए, परेशान हो गए, अच्छा ये बाकी साल में भी वैसे ही देख सकते हो, मोर और लेस सिमिलर सिचुएशन है। सपोजिटली 2023 के जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े से ज्यादा डिफिकल्ट थे, इसलिए शायद ऐसा क्वेश्चन दिख रहा होगा, बट 2021 में ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट डिफिकल्टी लेवल था जो कि उसके मार्क्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक। ऑल सेड एंड डन, शांत होके पेपर में जाना है। अगर शांति नहीं मिल रही तो मेरी शक्ल याद करनी है, मेरी डांट याद करनी है, ठीक है। पेपर को ध्यान से पढ़ना है, बड़ा ही खूबसूरत अपॉर्चुनिटी है सबके लिए। और एक और बात, कैट का जो पेपर होता है मोस्टली फेयर होता है, ठीक है। उसमें किसी तरह का बायस नहीं होता, जितना मैं समझ पाया हूं उस पेपर को पिछले
26-27 सालों में, दे आर ऑलवेज वेरी फेयर टू ऑल काइंड्स ऑफ पीपल। ऐसा नहीं होगा कि किसी ने इंजीनियरिंग किया है, ठीक है, तो वो कुछ ज़्यादा सेट कर लेगा, या किसी का कॉमर्स बैकग्राउंड है या डिज़ाइन बैकग्राउंड है या आर्ट्स बैकग्राउंड है, हिंदी मीडियम है। हाँ, हिंदी मीडियम में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, बट उसमें अभी मैं नहीं जाऊँगा। स्ट्रीम के बेसिस पे ऐसा नहीं होता कि किसी को अनबायस्ड एडवांटेज मिल जाए। सारा का सारा इस बात पे डिपेंड करता है उस दिन कितने ध्यान से, कितनी शांति से आप पढ़ते हो और एक भी सेट मिस नहीं करते हो। वो वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ध्यान रखना। ये मैं नहीं सुनना चाहता किसी भी बच्चे से कि मैं उस सेट तक पहुंच ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वही स्ट्रैटेजी का प्राइमरी हिस्सा ही वही है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं, दूसरा एक तरीका ये है, अगर किसी को लगता है कि मैं एक सेट उठाता हूं और उसमें इमोशनली इन्वॉल्व हो जाता हूं और जब तक वो खत्म नहीं होता तब तक आगे नहीं बढ़ता, तो उस बच्चे के लिए बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि पहले 7-8 मिनट में आप चारों सेट पढ़ो, फिर ठीक है, रीड ऑल सेट्स एंड देन यू डिसाइड वेदर यू आर गुड और बैड, डजंट मैटर इन दैट केस, ठीक है। वरना फिर क्या होगा, आप एक सेट जो डिफिकल्ट होगा उसमें फंसे रह जाओगे और वो फीलिंग फिर बाद में आएगी ये मैं कर सकता था, वो सेट रह जाएगा, ठीक है। सो आई थिंक मोर और लेस सारी बातें हमने कर दी है। बाकी जस्ट रिलाई ऑन द प्रोसेस दैट यू हैव फॉलोड, ठीक है। आई थिंक हजारों बार जितने सॉल्यूशंस है, जितने क्लासेस हुई हैं, उन सब में मैंने ये बात की है कि प्रोसेस क्या होता है। चेक ऑल पॉसिबिलिटीज, रिमेंबर देयर इज नथिंग रैंडम। ऐसा लगेगा कि सब कुछ रैंडम है, ठीक है। आपको लिमिट्स डिसाइड कर ली हैं, लिमिट्स के अंदर जितने पॉसिबिलिटीज बनते हैं उस सिचुएशन के अंदर, उस क्वेश्चन के अंदर, उसको ध्यान से ढूंढिए, लिस्ट डाउन करिए, चेक करिए, डिस्कार्ड करिए, जो भी करना है। जो आपने पहले किया है उसके ऊपर भरोसा करिए, ठीक है। नया कुछ ऐसा खतरनाक नहीं आ जाएगा, अगर आया तो सबके लिए आएगा, तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं एग्जाम से पहले चाहता हूं कि सब लोग इस बात को करें, देखो यार, whatever you perform in the exam, nobody else is going to get affected by it, ठीक है। You are the only one who is going to get affected, and शायद 2-3 लोग होंगे तुम्हारे लाइफ में जिनको इस बात से कुछ खास फर्क पड़ेगा कि तुम्हारा कैट का परफॉर्मेंस कैसा होता है, एंड ट्रस्ट मी दे आर ओके विद इट। वो जो 2-3 लोग हैं उनको भी कोई ऐसा, तुम जैसे बिहेव करोगे वैसा वो बिहेव करेंगे। अगर तुम दुखी रहोगे तो वो दुखी हो जाएंगे, स्पेशली पेरेंट्स एंड 1-2 जो क्लोज लोग होते हैं। सो उनसे एक बार बात कर लो, उनको बता दो ईमानदारी से, एग्जाम से पहले की बात बता रहा हूं। फील इमोशनली रिलैक्स्ड। इफ यू परफॉर्म बैड, nobody is going to blame you if you are honest about it. If you perform great, some people will be jealous, and those who are close to you, they'll bring you down on the ground. Okay, so and they'll always be there with you. So exam से पहले, एक दिन पहले इन लोगों से बात करना, अच्छे से प्यार से उनको बताना कि आपने ऐसे ऐसे तैयारी की है, आपको ऐसी ऐसी उम्मीद है। उम्मीद बहुत ज्यादा बड़ी या छोटी ऐसे सोच के नहीं रखना है, न डर के जाना है, ठीक है, न बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेके जाना है कि मैं तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, ये सब बातें दिमाग में नहीं लाना, बिकॉज ये सब चीजें वो क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी से प्ले करते हैं कैट का जो क्वेश्चंस होता है, ठीक है। ऑलराइट, सो आई थिंक मैंने काफी कुछ बोल दिया है। बेसिकली अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना, शांत रहना, थोड़ी थोड़ी देर में सांस लेना अच्छे से, डीप ब्रेथ, रीड स्लोली, ट्राई टू अंडरस्टैंड एज मच एज पॉसिबल। स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा और आपको पेपर पे उसका सॉल्यूशन, ग्राफ, डायग्राम, टेबल जो भी है वो बनाना है। सो मेक श्योर दैट यू कीप टेकिंग शॉर्ट नोट, जैसे हमने क्लास में हजारों बार डिस्कस किया है कि शॉर्ट नोट लेने का क्या तरीका होता है, ठीक है। सो दिस इज वेयर आई विल एंड माई सेशन। इन द कमेंट्स ऑफ दिस वीडियो अगर आपके पास अभी भी कोई क्वेरी है, वैसे कोई क्वेरी है तो उसको एक्चुअली डिस्कार्ड कर दो, छोड़ दो। जितनी तैयारी करनी थी वो आपने कर ली। अब ये सब मत सोचो कि ये टाइप मेरा रह गया, गेम्स एंड टूर्नामेंट और केस लेट, जितना अवेलेबल था एक बार उसको रिवाइज अगर कर सकते हो, अगले 10 दिन का, अगले 9 दिन का एक टारगेट मैं आपको दे सकता हूं। इन द नेक्स्ट 9 days जस्ट रिवाइज, ओनली रिवाइज, नो न्यू सेट्स। अगर आपको नए सेट करने भी हैं तो टोटल 5 सेट्स न्यू, ठीक है। रेस्ट you should revise the sets of PYQ and mocks जो भी आपके ICATs हुए हैं, ठीक। इसका एक टारगेट दे सकता हूं that you should revise around 40 sets। रिवाइज करना है तो टाइम बहुत ज्यादा नहीं लगेगा, अलग अलग टाइप के 40 सेट्स एक बार रिवाइज कर लो। ऑलराइट, सो ऑल द बेस्ट, ऑल माय ब्लेसिंग्स, डू वेल।